We are going to discuss another disease, another neurodegenerative disorder, that is Parkinson disease. The Parkinson disease is the one of the neurodegenerative disorders. Neurodegenerative disorder. It's a neurodegenerative disorder which is characterized by movement disorders. Movements are altered in the Parkinson disease. अल्जाइमर में क्या हो रहा था, आपके कॉग्निटिव फंक्शन डिक्लाइन कर रहे थे, आपकी मेमोरी डिक्लाइन, डिमेंशिया हो रहा था. पार्किंसन में क्या हो रहा है, आपके मूवमेंट जो है दैट आर डिस्टर्ब्ड एंड आल्सो इट कम्स अंडर न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर ही है, बस इसमें मूवमेंट के डिसऑर्डर्स है. पार्किंसन डिजीज इज ए न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोटर कोऑर्डिनेशंस, मूवमेंट्स विल बी अल्टर्ड. सो इसमें अगेन etiology is with genetic factors, environmental factors, and particularly there are some toxicants which can damage the neurons in the brain, right? So that toxicants can be your, MPTP is the one of the chemical, MPTP, जो कि आपके न्यूरॉन्स को डैमेज करता है. सब्सटेंसिया नाइग्रा में पार्किंसन जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स है, मूवमेंट जो अल्टर होती हैं, तो वो न्यूरॉन्स कौन से डिजेनरेट होंगे, जो सब्सटेंसिया नाइग्रा में न्यूरॉन्स है, राइट? So these are the toxic chemicals. Of course, genetic factors also play a role. Environmental factor also plays a role. That is somewhat similar. And again, epidemiology is again older age disease because all are the neurodegenerative disease. So these are the older age. But Parkinson patients आपको 50 या 50 साल से ऊपर भी मिल सकते हैं, 50 के. बल्कि अल्जाइमर के जो है वो हम अज्यूम करते हैं 65, 68 एज ऑफ पर्टिकुलर पेशेंट. So now important is pathogenesis of Parkinson disease. पार्किंसन में मैंने बताया कि आपके जो न्यूरॉन जो वो डैमेज हो रहे हैं, वो कहाँ पे हो रहे हैं, आपके सब्सटेंसिया नाइग्रा में. सब्सटेंसिया नाइग्रा, राइट? ये कहाँ पे है आपका, मिड ब्रेन में. आपका सब्सटेंसिया नाइग्रा में कौन से न्यूरॉन है, पर्टिकुलरली इट विल डू द डैमेज टू द डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन. डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स. डोपामाइनर्जिक कौन से न्यूरॉन हुए, वो न्यूरॉन जिनमें डोपामिन स्टोर होता है, दैट इज डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन. तो पार्किंसन डिजीज में क्या हो रहा है, आपके न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं. कौन से हो रहे हैं, डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन. कहाँ पे है, सब्सटेंसिया नाइग्रा में. सब्सटेंसिया नाइग्रा कहाँ पे है, मिड ब्रेन में, राइट? So it's damaged. The substantia nigra's dopaminergic neurons are damaged, and this dopamine is going to be released less. Normally क्या होता है, आपकी जो ट्रांसमिशन चलती है, डोपामिन will be released, and here are the dopamine receptors. यहाँ पे डोपामिन के रिसेप्टर्स हैं, and it control the movement all over the body. जो जैसे मैं अभी मूवमेंट कर रहा हूँ, तो that are controlled by the dopamine and acetylcholine. So in particularly substantia nigra or dopaminergic neuron, this dopamine is released and there is a basal ganglia. In maybe in neurology you have discussed about this basal ganglia. So basal ganglia. In basal ganglia there is a balance. बैलेंस किस चीज का है, दो न्यूरोट्रांसमीटर है इसमें. एक है आपका डोपामिन, ठीक है आपका एसिटाइलकोलिन. देयर इज ए बैलेंस. नॉर्मल कंडीशंस डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का बैलेंस है. कहाँ पे है, बसल गैंग्लिया में बैलेंस है बना हुआ. और वो आपकी पूरी आपके मूवमेंट बॉडी की जो भी आप करते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारी होती है, जो हमारे कंट्रोल में, जैसे मैं हाथ मूव कर रहा हूँ, चलती बार आपके हाथ मूव कर रहे हैं, वो सारे आपके इन दो न्यूरोट्रांसमीटर की बैलेंस की वजह से हो रहा है. अब पार्किंसन में क्या होता है, आपके जो मूवमेंट है वो अल्टर होती है. वो कैसे होंगी, जब आपका डोपामिन का लेवल कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, और एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाए. तो जब आपका डोपामिन कम हो जाएगा, डोपामिन की वजह से आपको क्या होगा, हाइपोकाइनेसिया. हाइपोकाइनेसिया का मतलब है आपकी मूवमेंट कम हो जाएगी. जैसे मान लो आपको यहाँ से वहां तक जाना है, तो आप धीरे 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 चलोगे. आप दिमाग में तो सोच रहे हो कि मैं वहां तक जल्दी पहुंच जाऊंगा, बट आपकी मूवमेंट इतनी कम हो रखी है कि आप बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे. तो दैट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी ब्रेन में डोपामिन कम हो चुका है. तो डोपामिन विल रिजल्ट इन व्हिच काइंड ऑफ सिम्टम्स, हाइपोकाइनेसिया. हाइपोकाइनेसिया.
और एकाइनेसिया। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, हाइपोकाइनेसिया और एक्साइनेसिया में? हाइपोकाइनेसिया, हाइपो का मतलब हुआ कम हुई, तो आप फिर भी पहुंच जाओगे। एकाइनेसिया बिल्कुल ही आपकी मूवमेंट कम हो गई है, राइट, मूवमेंट बिल्कुल कम हुई है, तो आप उठ रहे हो, चल बहुत टाइम ले रहे हो वहां तक पहुंचने में, बहुत टाइम लगेगा। दैट इज एकाइनेसिया। हाइपोकाइनेसिया इज लिटिल बिट डिक्रीज, एकाइनेसिया कंप्लीटली डिक्रीज, राइट। दी सिम्टम्स, आपके पेशेंट को सिम्टम किस वजह से आएंगे? डोपामाइन के लेवल के कम होने की वजह से। और दूसरा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर था? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एसिटाइल कोलिन की वजह से रिजिडिटी आ जाएगी बॉडी में, रिजिडिटी रिजिड हो जाएगी बॉडी, और ट्रिमर आएंगे। तो अगर आपने क्लोजली देखा होगा, कोई बहुत ओल्ड एज पेशेंट्स है, तो वो उसका हाथ बिल्कुल ऐसे कांप रहा है, वो मतलब अगर पेन भी पकड़ना है वो भी नहीं पकड़ पा रहा है, देयर इज ए लॉट ऑफ ट्रिमर, राइट। वो ट्रिमर रिजॉल्व हो जाएंगे जब उसने अगर पेन पकड़ लिया, तब उससे स्टेबल हो जाएगा। बट जब तक उसने पकड़ा नहीं कुछ, तब तक उसके ट्रिमर चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, राइट। सो दैट इज ड्यू टू हैपनिंग, ड्यू टू कि एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से आपके रिजिडिटी, रिजिड हो जाएगी बॉडी, और ट्रिमर आएंगे, राइट। इवन अगर पार्किंसन डिजीज का एडवांस स्टेज का पेशेंट्स है, कोई घर पे आया कुछ हुआ, तो वो स्माइल, वो सोचेगा मैं स्माइल करूं, बट स्माइल इतनी मतलब फेस की मूवमेंट भी नहीं हो पाई। दैट इज द एडवर्स केसेस ऑफ योर पार्किंसन डिजीज। इतनी ज्यादा आपकी मूवमेंट अफेक्ट हो जाती है, जो आप चलते हो तो आपकी मूवमेंट होती है ना हाथ की, वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगी, रिजिड हो जाएगी बॉडी। तो आप सोचो अगर आप ऐसे चलोगे तो आप फास्ट चल पाओगे? आप बहुत धीरे धीरे चल पाओगे। तो दैट इज हैपनिंग ड्यू टू दो न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व है पार्किंसन डिजीज में, डोपामिन एंड एसिटाइलकोलिन। और वहां एल्जाइमर में कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर था? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन का क्या हो रहा था वहां पे कम हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, राइट। तो रिजिडिटी हो रही है बॉडी में, ट्रिमर आ रहे हैं, और डोपामिन यहाँ पे कम हो रहा है, तो हाइपोकाइनेसिया हो रहा है, मूवमेंट्स आपकी अल्टर हो रही है, एक काइनेसिया हो रहा है, बिल्कुल आपकी मूवमेंट खत्म हो गई, राइट। देयर इज ए मास्क लाइक फेस और एज वेल, फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आएंगे, क्योंकि फेस पे एक्सप्रेशन बोलने में दिक्कत आएगी, दैट इज ऑल्सो द मूवमेंट, राइट। तो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडीज दैट विल बी अल्टर। और अगर बहुत एडवांस स्टेज का है तो पूरी आपकी मूवमेंट अल्टर हो चुकी होगी पार्किंसन डिजीज में। दैट्स व्हाई अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज सब्सटेंशियल डायग्राम। मिड ब्रेन डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन का ब्रेकडाउन हो रहा है, डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स, डोपामिन कम बन रहा है, डोपामिन कम बनेगा तो एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका बैलेंस है। जब डोपामिन कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा, राइट। नाउ दिस इज योर pathogenesis of Parkinson disease. Now this dopamine is biosynthesized in the neuron. How dopamine is biosynthesized? There is a टायरोसिन। टायरोसिन इज द वन ऑफ द अमाइनो एसिड्स, जो आप खाना खाते हो, जीआईटी से एब्जॉर्ब हुआ, तो आपके अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हुए, वो पहुंचे ब्लड सर्कुलेशन में, पहुंचे ब्लड सर्कुलेशन के बाद उन्होंने आपका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस किया, अंदर पहुंचे न्यूरॉन में, यहाँ पे आपके टायरोसिन चैनल है, टायरोसिन चैनल। तो ये क्या करेंगे? टायरोसिन को अपटेक कर लेंगे अंदर, न्यूरॉन के अंदर। टायरोसिन यहाँ पे आ गया अंदर, राइट। तो टायरोसिन की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो CH2 CH NH2 COOH, कोई भी अमाइनो एसिड्स है उसमें दो ग्रुप तो होते ही हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप और एमीन ग्रुप। तो अगर ये जो स्ट्रक्चर है, ये कौन सा अमाइनो एसिड्स है? एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। कौन सा है अमाइनो एसिड? बताओ। एलानिन, राइट। एलानिन, एलानिन इज एलिफेटिक अमाइनो एसिड। और साथ में क्या लग गया? फिनाइल। तो क्या बन गया है? फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन, जब इसमें आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाता है तो इसको बोलते हैं टायरोसिन, राइट। दिस इज टायरोसिन नाउ। तो टायरोसिन इज योर फिनाइल एलानिन, you can say alpha hydroxy phenyl alanine as well. Sorry, alpha hydroxy phenyl alanine. So alanine is, this is the phenyl, this is the hydroxyl group. This is the structure of tyrosin. Tyrosin is amino acid. तो ये टायरोसिन कहाँ पे अपटेक हो रहा है? न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन इसको अंदर ले रहा है, अंदर लिया तो यहाँ पे जो है देयर इज ए टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, अंदर न्यूरॉन्स। यहाँ पे एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड TH। TH इज टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। तो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करेगा? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ऐड करेगा, राइट। तो कहां पे ऐड करेगा? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज विल कन्वर्ट दिस इनटू CH2, ये तो ये ऐसे रहेगा, NH2COH।
नाउ दिस मॉलिक्यूल वी कॉल डोपा, DOPA, डोपा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। तो डोपा इज डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, दिस इज डोपा, राइट। पहले स्टेप में क्या हुआ? टायरोसिन अंदर आया, न्यूरॉन के अंदर हो रही है सारी चीजें। टायरोसिन अंदर आया, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है, हाइड्रोक्सिलेज, इसका नाम ही बता रहा है हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेंगे। तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किया तो ये क्या बन गया? डोपा। डोपा का फुल फॉर्म क्या हो गया? डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, राइट। नाउ इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द डोपामिन। डोपामिन की बायोसिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? डोपामिन बनने के लिए ये जो मॉलिक्यूल है OH OH CH2 CH COH, your sorry dopamine, your carboxylic group will be removed and excluded. This is dopamine. So there is a enzyme which will remove that carboxylic group is beta decarboxylase, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करेगा, तभी एमीन बनेगा, डोपा एमीन। जिसका डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, इसको कन्वर्ट होना है डोपामिन में, तो क्या होगा? बीटा कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा? उसको कार्बोक्सिलेज को रिमूव कर देगा और क्या मॉलिक्यूल बना देगा? डोपामिन। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डोपामिन। इस तरह से आपका डोपामिन सिंथेसाइज होता है। थिंक और क्लियरिटी के लिए दोबारा मैं क्लियर करता हूँ। ये आपका CH2 CH NH2 COH, ये जो है ये है एलानिन, राइट। ये है फिनाइल, राइट। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ, ये है स्ट्रक्चर टायरोसिन। तो न्यूरॉन में क्या होता है? टायरोसिन आपका अपटेक होता है, फिनाइल एलानिन भी अपटेक होता है। तो ये कैसे कन्वर्ट होता है डोपामिन में? ये कैसे कन्वर्ट होगा? पहले यहाँ पे एंजाइम काम करेगा TH इज टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या करेगा? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड कर देगा, OH OH CH2 CH NH2 COH। इस मॉलिक्यूल का नाम है हमारा डोपा, DOPA, डोपा। अब डोपा की फुल फॉर्म क्या है? डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एंड दिस इज एलानिन, ठीक है। अब डोपा से कन्वर्ट होना है डोपामिन में, तो डोपामिन में कन्वर्ट होना है तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव करना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव करने के लिए क्या होगा? बीटा कार्बोक्सिलेज, decarboxylase is a enzyme which will remove this carboxylic group। तो डोपामिन की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? डोपामिन की स्ट्रक्चर आपकी OH CH2 CH NH2, खत्म हो गया, COH निकल गया, समझ गए? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डोपामिन। ये सारी बायोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? न्यूरॉन्स के अंदर, जो आपका न्यूरॉन्स में, और यहाँ पे वो डोपामिन स्टोर हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो दिस डोपामिन विल बी स्टोर्ड इनसाइड द वेसिकल्स। वेसिकल्स में जो ये आपका सिंथेसाइज हुआ, जो हमने अभी पढ़ा, तो ये आपका डोपामिन यहाँ पे स्टोर हो गया। whenever there is a signals, electrical stimulus is there, this again mechanism is same, it will be diffused with the membrane। जो केमिकल अंदर स्टोर है वो बाहर रिलीज हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, वही प्रोसेस है सेम। और यहाँ पे किसके रिसेप्टर है? डोपामिन के, D1 D2 these are the dopamine receptors and it will transmit the signal। अब पार्किंसन डिजीज में क्या हो रहा है? आपका डोपामिन कम हो रहा है, डोपामिन की वजह से आपकी क्या हो रही है? मूवमेंट कम हो रही है। तो आप खुद ही सोचो आप कैसी दवाइयां लोगे जो कि डोपामिन के लेवल को बढ़ाए और एसिटाइलकोलिन के लेवल को क्या करे? कम करे। तो एंटीकोलिनर्जिक और डोपामाइनर्जिक ड्रग्स वी आर यूजिंग इन द अल्जाइमर, तो सॉरी पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में हम दवाइयां कैसे यूज करेंगे? जो कि डोपामिन के लेवल को बढ़ाए और एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम करें। मैंने बताया देयर इज ए बैलेंस इन द गैंग्लिया, देयर इज ए डोपामिन इज डिक्रीज, ये कम है, और एसिटाइलकोलिन ज्यादा है। तो आप इसी से ही अंदाजा लगा लीजिए कि कौन सी दवाइयां दोगे। आप दवाई दोगे जो कि डोपामिन के लेवल को बढ़ाए और एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम करे। तो डोपामिन के लेवल को बढ़ाने के लिए हमारे पास ड्रग है लीवोडोपा, लीवोडोपा, ठीक है।
क्यों है, क्यों नहीं हम सीधा डायरेक्ट डोपामिन दे रहे हैं। जैसे हम इंसुलिन, अगर टाइप 1 डायबिटीज में कम होता है तो इंसुलिन दे देते हैं, तो इस केस में हम डोपामिन की जगह लीवोडोपा क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपका डोपामिन जो है इट विल बी डिग्रेडेड, राइट। डोपामिन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा। अगर मान लो आपने डोपामिन इंजेक्शन के थ्रू दे दिया, अल्टीमेटली आपका डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करे सीएनएस में पहुंचेगा तभी तो इफेक्ट आएगा, राइट। तो अगर आप सिर्फ डोपामिन देते हो तो क्या होगा, डोपामिन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ट्रिपल बी, डोपामिन विल नॉट क्रॉस, बट लीवोडोपा क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो लीवोडोपा क्रॉस करेगा, लीवोडोपा क्रॉस करके यहाँ पे एंजाइम है जो इसको कन्वर्ट कर देगा डोपामिन में, और डोपामिन आपको बढ़ जाएगा क्योंकि कम हुआ है, जिसकी वजह से मूवमेंट आपकी कम हुई है, ठीक है। तो लीवोडोपा वी आर गिविंग टू द पेशेंट्स हु इज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन, बट हम एक और दवाई के साथ कंबाइन करके देते हैं। जब भी हम फार्माकोलॉजी के लेक्चर करते हैं तब वी विल डिस्कस अनदर ड्रग वी आर कंबाइनिंग विद लीवोडोपा इज कार्बिडोपा। कार्बिडोपा अगर आप सिंगल लीवोडोपा देंगे तो ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपके पेरिफेरल में एक एंजाइम है डोपामिन डी कार्बोक्सिलेट, वो एंजाइम क्या करता है, लीवोडोपा को तोड़ देगा। लीवोडोपा को किसमें तोड़ देगा? डोपामिन में, ब्लड ब्रेन बैरियर से पहले ही तोड़ देगा। अगर वो लीवोडोपा जो आपने दिया वो अगर डोपामिन में कन्वर्ट हो गया पहले, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने से पहले ही, तो फिर वो डोपामिन तो क्रॉस ही नहीं कर रहा, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप क्या करते हो, लीवोडोपा को कंबाइन करते हो उस एंजाइम के इनहिबिटर के साथ। दैट एंजाइम इनहिबिटर्स ड्रग इज कार्बिडोपा। कार्बिडोपा क्या करती है, जो एंजाइम लीवोडोपा को तोड़ रहा है डोपामिन में, दैट वी कॉल डोपामिन डी कार्बोक्सिलेज, उस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है कार्बिडोपा। सो वी आर गिविंग लीवोडोपा इन कॉम्बिनेशन विद कार्बिडोपा। अगर सिंगल दोगे लीवोडोपा तो क्या होगा, वो आपका टूट जाएगा डोपामिन में, डोपामिन फिर क्रॉस नहीं कर पाएगा ब्लड ब्रेन बैरियर, तो उसको क्रॉस करने के लिए आप ऐसी दवाई दोगे तो उस एंजाइम को भी ब्लॉक करेगा, तब फिर लीवोडोपा आपका क्रॉस करेगा और फिर वो डोपामिन। तो ये एक क्लास होगी ड्रग की। एक आपकी एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा हुआ है, एंटीकोलिनर्जिक दवाइयां देते हो। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में आपकी सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक दवाइयां, पेरिफेरल वाली नहीं। पेरिफेरल में आपकी एट्रोपिन आती है, आयोसिन आती है, वो दवाइयां काम नहीं करेगी आपकी पार्किंसन को। कौन सी दवाइयां काम करेंगी? जो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक दवाइयां बनाई गई हैं, जो स्पेशली बनाई गई हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करो, राइट। तो वो दवाइयां हैं आपकी बाइपिरिडिन, वेंडोट्रोपिन, प्रोसाइक्लिडिन, these are the central anticholinergic drugs। ये स्पेशली एंटीकोलिनर्जिक दवाइयां हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। जैसे मैं बोला एट्रोपिन दोगे, वो भी एंटीकोलिनर्जिक दवाई है, आयोसिन भी एंटीकोलिनर्जिक है, पर वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस ही नहीं करेगी, क्योंकि हम चाहते ही नहीं, जब हम एट्रोपिन देते हैं तो हम नहीं चाहते कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करे। वी हैव यूज ऑफ एट्रोपिन फॉर द पेरिफेरल एक्शन, तो उस केस में आपको सेंट्रल एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक दवाइयां देनी पड़ी। तो ये दोनों दवाइयां चलती हैं हमारी अगर पार्किंसन डिजीज में। उसके अलावा भी और चीजें चलती हैं, क्योंकि जो आपके एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, आपके ब्रेक डाउन। सो आपके एंजाइम्स जो है, यहाँ पे एंजाइम्स है माओ, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। शायद हमने एक और किसी लेक्चर में पढ़ा था, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज कॉम्प एंजाइम है, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम क्या करते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन के केस में कौन से एंजाइम थे, एसिटाइलकोलिन स्टीयरेज, इनको तोड़ने के लिए भी एंजाइम है, क्योंकि जो बचा आपका वो आपका टूटेगा। तो इसमें क्या है, माओ एंजाइम इज मोनोएमाइन ऑक्सीडेज, वो आपके डोपामिन को भी तोड़ता है। डोपामिन के बाद ही आपका नॉन एडरलिन और एडरलिन भी बनता है, वो कभी हम बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे अगर आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी। तो डोपामिन के बाद दिस डोपामिन इज कन्वर्टेड इनटू एडरलिन एंड नॉन एडरलिन एस्टर। तो ये सारे जो अमाइनो एसिड्स, सिंगल अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर है, ये कौन सी एंजाइम तोड़ते हैं, माओ इज MAO, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज, एंड COMT, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। सो दीज एंजाइम डू द ब्रेकडाउन ऑफ डोपामिन। तो आपको डोपामिन बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, इन एंजाइम को क्या करोगे, ब्लॉक करोगे या एक्टिवेट करोगे? ब्लॉक करोगे तभी तो बढ़ेगा डोपामिन, तभी बढ़ेगा, राइट। हाँ, एसिटाइलकोलिन स्टीयरेज को ब्लॉक नहीं करना है आपको। अगर एसिटाइलकोलिन स्टीयरेज का ब्लॉक कर दोगे तो एसिटाइलकोलिन तो पहले बढ़ा हुआ है और बढ़ा दोगे इसको, समझ गए। सो दीज आर योर ट्रीटमेंट एंड ऑफ कोर्स डायग्नोसिस हम अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम ऑफ द पेशेंट, कि उसके सिम्टम क्या है वो बताएगा। मोटर कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है आपको, उसके
फिजिकल सिम्टम से आप कैरेक्टराइज करोगे कि दिस पेशेंट इज ऑफ पार्किंसन डिजीज। मूवमेंट उसकी काफी ज्यादा इफेक्ट हो चुकी है, डेली लाइफ एक्टिविटी उसकी अल्टर हो रही है, राइट। तो उसके लिए प्रिकॉशंस यही रहते हैं, अगर कोई पार्किंसन का पेशेंट है तो आप मतलब वैसा क्या बोलते हैं आप जहाँ पे पोछा वगैरह लगाया है फर्श पे वो सब अवॉइड करें, वहां ना भेजें, क्योंकि वो तो उसको तो मूवमेंट में दिक्कत है, वो तो गिरेगा ही गिरेगा फिर, राइट। उसको साथ में आप क्या बोलते हैं वो क्या रहते हैं जो ये या स्पोर्ट के लिए दें। तो ये सब प्रिकॉशन रखनी पड़ती है हमें पार्किंसंस के पेशेंट्स पे। एंड नॉन इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट्स भी फॉलो। थैंक यू, दिस इज अबाउट पार्किंसन डिजीज।